नमस्कार मंडळी, कसं काय? मैं हूँ टीएसओ। तो फिर फिल्म स्टूडेंट से ज्यादा मूवी फ्रीक के नाते मैंने धुरंधर देखी है 4 बार। और फिर भाई, धुरंधर के ऊपर कोई कुछ बोले तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि समझो देखो, मैंने धुरंधर अगर 4 बार देखी है तो कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो बात होगी धुरंधर में यार, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी होगी। पूरी मूवी वैसे मेरे को बहुत अच्छी लगी है। 3.5 घंटे की मूवी है और मैंने उसको 4 बार देखा है। मतलब कि मुद्दे पे आते हम, मतलब मैं रिएक्ट करने वाला हूँ ध्रुव राठी के भवंडर के ऊपर, जो उसने वीडियो बनाई है एआई से। तो ये रहे मिस्टर, चलो। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो मैं एक फिल्म बनाता हूँ, एक फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसे हम नाम दे देते हैं ऑपरेशन भवंडर। इस फिल्म में आगे आप देख, एक मिनट, भवंडर नाम दिया है तो एआई से भाई अगर नाम चेंज किया है, एआई से फॉन्ट चेंज नहीं किया, सेम रखा है, एनिमेशन सेम रखा है, कैरेक्टर्स बदले नहीं भाई, ये दोनों तो वही कैरेक्टर है यार, बस इसको थोड़ा मोटा कर दिया है। और कैरेक्टर भी चेंज कर दिया, जो मेन हीरो है प्रोटैगनिस्ट। मूवी का नाम बदलने के बाद मूवी का सॉन्ग भी तो बदल देते। मुझे तो धुरंधर सुनाई दे रहा है। देखते हो कि कैसे हमारा जासूस बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। ढेर सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स वो अपने बॉस और रॉ के चीफ को भेजता है। एक दिन ऐसा ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 2018 के समय में उसे पता चलता है। वो अपने बॉस को बताता है, सर 2019 के अर्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बॉस उसे बोलते हैं, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, समय नजदीक आ रहा होता है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और हमारा जासूस एक मिनट, थोड़ा विजन प्रॉब्लम है ना, तो गलतियां थोड़ा अच्छे से निकालने के लिए नजरिया भी तो ठीक होना चाहिए। मेरी बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो फाइनली सक्सेसफुल रहता है। एक दिन वो अपने बॉस को फोन करके कहता है, सर पता लग गया, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आर्मी की कॉन्वॉय गुजरेगी, उसे ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बॉस जासूस का धन्यवाद करते हैं और तुरंत जाकर प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। सीधा प्रधानमंत्री से कहते हैं, 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं सर, हमें इस कॉन्वॉय को बाय रोड नहीं भेजना चाहिए, आतंकवादी हमला होने का चांस बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर हमें प्रधानमंत्री के चेहरे की एक झलक देखने को मिलती है, सफेद दाढ़ी, और फिल्म में उन्हें नाम दिया गया है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। हमारे जासूस और उनके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन 14 फरवरी 2019 अब फिल्म में यहाँ पर एक पूरा रेड स्क्रीन आ जाता है। फिल्म में यहाँ पर आपको पुलवामा हमले की असली फुटेज देखने को मिलती है। हालांकि ये फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिल्म में हम इस पॉइंट पर असली फुटेज दिखाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इस हमले की खबर सुनकर नारे लगाने लगते हैं खुशी के मारे, और हमारा जासूस जो उनके बीच बैठा था वो चौंक जाता है देखकर, उसका दिल सही में दहल जाता है। उसके चेहरे में कहीं ना कहीं एक डर की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आतंकवादी इतनी खुशी मना रहे थे कि वो नोटिस नहीं करते। ये तो पूरा अक्षय खन्ना को चाप दिया यार। ये क्या बात हुई यार? ये तुम्हारा फिक्शन, अरे ये तुम्हारा भवंडर नहीं लग रहा भाई। अगली बार जैसे ही इसे मौका मिलता है, ये अपने बॉस को फोन मिलाता है, जवाब मांगता है, आखिर हुआ क्या, मैंने इतने सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए, फिर भी यह हमला कैसे हो गया। बॉस के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं, शायद हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही हैं। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में ही कोई गद्दार बैठा है, जिसकी वजह से हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। जासूस को कहा जाता है कि वो अपनी कोशिश जारी रखे। फिल्म में एक सैड सॉन्ग आता है, और जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है हमारी ये फिल्म, तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी, और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं, कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर यह हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे।
आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि मैंने कब कहा ये असली में हुआ। मैंने तो फिल्म के सीधा शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर लगाया था कि ये तो फिक्शनल फिल्म है। लेकिन फिर आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म। मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिल्म के अगले सीन में कट करते हैं और हमें बॉस दिखते हैं एक बड़ा फेमस डायलॉग बोलते हुए। वो कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे जासूस, किसी ना किसी दिन एक देशभक्त सरकार आएगी इस देश में, एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो सही में लोगों की फिक्र करता हो, तब हम असली भवंडर करेंगे, तब होगी असली रिवेंज। कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों? भाई सही में कहूँ, ठीक है, जितना पॉलिटिकली आदित्य धर ने मूवी लेके गई थी, मतलब ऑब्वियसली पॉलिटिकली नहीं गई थी इतना, पर जितना थोड़ा बहुत जो था, आर माधवन के सीन्स के बात कर रहा हूँ, ये जो बात हो रही है वीडियो में, ये उन्हें पता चलेगी जो लोग ने मूवी देखी है। जिन लोगों को मूवी का कोई आइडिया नहीं है वो ये वीडियो से कुछ नहीं समझ पाएंगे, ना ही इसके ना ही मेरे कुछ बोलने से। तो जितने भी आर माधवन के सीन्स थे वो थोड़े से पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे जाते हैं, पर वो इतने भी नहीं जाते जितना ये दिखा रहा है बंदा। मैं इतना क्लियर कर देता हूँ। आप में से कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। मैं जवाब में कहूंगा क्यों भाई, यहाँ पे पाकिस्तान की बुराई करी तो तुम्हें प्रोपेगेंडा दिख रहा है इसमें। पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक, आतंकवादी सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें मेरी ये भवंडर फिल्म पसंद नहीं आई। अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि बात तो यहाँ। तो ठीक है, अभी बात करते हैं इंटेंशंस की। ठीक है, कोई फिल्म मेकर है जिसको एक अपनी विजन बतानी है, अपना एक स्टोरी बतानी है, उसके इंटेंशंस जरा ये मैटर करते हैं कि किस इंटेंशन से बना रहा है। आदित्य धर का इंटेंशन वाज ऑल अबाउट अ स्पाई, कि एक स्पाई है जो कि दुश्मनी देश में गया है और वहां पे वो कैसे रह रहा है, वो कैसे उसका सिचुएशन बताने की कोशिश की जा रही है। और जो सब कुछ बता रहे कि पॉलिटिकली वगैरह वगैरह ये सब बस सराउंड में चल रहा है। अगर पॉलिटिकली बात करनी ही थी तो फिर जो आर माधवन का कैरेक्टर था उसको ही मेन कैरेक्टर नहीं बता देते, आराम से उसको मेन लीड बना देते और फिर स्पाई के जगह किसी और को हीरो अपना किसी और एक्टर को रख देते और मेन हीरो आर माधवन को रख देते, तो वो फिर प्रोपेगेंडा मतलब बन जाती कि हाँ भाई मतलब ये कहीं अलग ही एंगल ले रही है। पर जो मूवी थी जो ये बता रहा है भवंडर, इसकी भवंडर की बात की जाए तो इसकी पूरी भवंडर जो है वो रिवॉल्व करती है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ। अगर इसकी भवंडर देखी जाए तो इसके भवंडर में जो कि इसने शॉर्ट में बताई है, अगर ये कोई फीचर फिल्म होती तो ये पूरी मूवी सराउंड रहती आर माधवन की कैरेक्टर, और जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड का चीफ, वो उसके अराउंड मूवी चलती। जिस इंटेंशन से ये बना रहा है, इसका इंटेंशन इज ऑल अबाउट कि सरकार 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 सरकार, और आदित्य धर का इंटेंशन वाज अबाउट जासूस। भाई जासूस की जिंदगी देखो वो कैसे जी रहा है। चलते आगे। पर पाकिस्तान की हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है। ये पकड़ा गया बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहूंगा एग्जैक्टली धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ मैंने बोला ना, रुको अभी इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए, लेकिन उसका असर कुछ अलग ही हुआ है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्या मतलब क्या झूठा क्या है कि उन्होंने हम पे कभी अटैक नहीं किया, उन्होंने कभी घुस के कभी किसी को मारा नहीं, उन्होंने कभी अंदर घुसपैठ करके किसी को हॉस्टेज नहीं बनाया। क्या गलत नहीं, क्या गलत नहीं कि उनका गवर्नमेंट जो है, उनकी गवर्नमेंट उनकी आईएसआई माफिया को सपोर्ट करती है। ठीक है, मैं अभी पॉलिटिकली नहीं जाना चाहता, मैं फिल्म पर्सपेक्टिव से बात करना चाहता हूँ। डोंट माइंड कि अगर मैं गलती से मैं शिफ्ट हो जाऊं, ठीक है, और अगर मैंने कुछ बोल भी दिया तो माइंड मत करना, ठीक है। मैं पूरा फिल्म एक्सपेक्ट से बात करना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, ये बंदा मेरे भाई सर पे चल रहा है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रोपेगेंडा के धुरंधर जिसके आगे विवेक अग्निहोत्री बना बंदर। ये धुरंधर को क्यों कॉपी कर रहा है, चैप्टर में वीडियो बताएगा।
ऋतिक रोशन ने कहा कि भले ही फिल्म की पॉलिटिक्स से वो सहमत ना हो, भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही रूप में उन्हें कैसे बताऊं मैं, जो आर माधवन के सीन्स थे, जो बीच में आए स्टार्टिंग के सीन्स नहीं, जो बीच के सीन्स है, जो रणवीर सिंह के पाकिस्तान जाने के बाद के जो दो सीन्स थे वो थोड़े ऑफ गए। मतलब वो सीधा वही यार, मतलब एक मसीहा आएगा वगैरह वगैरह टाइप, ये थोड़ा ऑफ गया। वो उस अगर ऋतिक रोशन का मेरे को पता नहीं, पर मैं मेरी बात अगर करूँ तो वो थोड़े ऑफ जाते हैं। तो आई थिंक सो ऋतिक रोशन उसके बारे में बात कर रहे हो, बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन देखा खुद से ही अपने मतलब निकल रहे, सामने वाला का कुछ मतलब, ठीक है मैं अभी ज्यादा डिफेंड नहीं करूंगा। फिल्म अच्छी बनाई है, लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई। ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। अपने साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स भी बनी ये फिल्में जर्मनी में। एक मिनट, ये दोनों बहुत अलग अलग है। एक तो पहली बात, धुरंधर कोई प्रोपेगेंडिक मूवी नहीं है। मतलब अभी तक तो उसके अंदर कैरेक्टर भी नहीं आया है जो जिस पार्टी के अगेंस्ट ये बात कर रहा है। हो सकता है जो डेट्स वगैरह जो दिए गए उस टाइम के पॉलिटिकल सरकार को देख के और इस टाइम के पॉलिटिकल सरकार को देख के लोग एजम्पशन लगा सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली होगा ही वैसा, पर कोई नाम तो बाहर नहीं आया मूवी के अंदर एटलीस्ट। और ये जो बात कर रहा है इसके अंदर क्लियरली नाम दिया जाता है कि भाई ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है, नेम दे के। ये जो फिल्म मेकर्स है, ये जिसकी बात कर रहा है, अगर ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर्स की बात कर रहे हैं तो, और ऐसे बहुत सारे फिल्म से, तो फिर उसको धुरंधर से कनेक्ट करना नॉनसेंस है। ठीक है, क्लियरली नॉन, मतलब ये कुछ अलग बात है भाई। ये अभी हिटलर के जमाने पे जाके ये वगैरह सब बोलेगा, और ये अभी जो मूवी है धुरंधर में, ठीक है, धुरंधर में क्या बताया सरकार के बारे में, क्या बताया, स्क्रीन टाइम किसका जाता है भाई। मैं तो बोलता हूँ कि धुरंधर में इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में छोड़ के जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है उसके बारे में ज्यादा बताया जा रहा है। सुनते आगे। लेकिन वर्ल्ड फेमस क्रिटिक सुजान सोनटाग ने अपने आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया कि प्रोपेगेंडा तभी इफेक्टिव होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसलिए अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है, आपको एंगेज रख। ये जो फिल्म से, ये दोनों जो फिल्म से, ठीक है, इनके इंटेंशन से पता चल रहा है ये किस टाइप के फिल्म है। ये नॉन कमर्शियल है, ये इनका एस्पेक्ट स्टोरी टेलिंग है। ऑब्वियसली सब मूवीज का स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट रहता है, पर इनका मोटो, इनके जो फिल्म मेकर्स है, इनका इंटेंशन क्या था, इनका इंटेंशन ही था वो कि किसी सरकार के बारे में बताना, और ये जो वो बकवास फिल्में थी। लेकिन धुरंधर एक, इसको देख के क्या पता चलता है, इसके पोस्टर देख के क्या पता, इसके ट्रेलर में क्या दिखाया, इसके ट्रेलर में बढ़ा चढ़ के दिखा है कि सरकार के बारे में बातें चल रही है। इसके ट्रेलर में तो भाई, अगर इसके ट्रेलर में आर माधवन को निकाल दे, आर माधवन का जितना भी था टाइम अगर निकाल दे, तो फिर इस मूवी को देख के ऐसा लगेगा कि ये गैंगस्टर वॉर मूवी है, ये केजीएफ टाइप मूवी है। इसके पोस्टर को देख के पता चल रहा है कि एक एक्शन है, एक्शन थ्रिलर है, ना कि कोई सरकार के बारे में बात करने वाली मूवी। सरकार के बात करने वाली मूवी जो रहती है वो भाई इनके पोस्टर्स देख के पता चलता है कि क्या कि देखो, बंगाल फाइल्स के पोस्टर पे देखो, जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है उसके शेप में, ताज में देखो, वो ताज देख के ही पता चल रहा है कि ये किस बारे में स्टोरी जाने वाली है। ऑब्वियसली ताज के बारे में, ये ताज के बारे में जाने वाली, ये रोमांटिक वे में नहीं जाने वाली। इसके तुम कैरेक्टर को डिपिक्ट करके देख सकते हो कि वो कैरेक्टर ताज के टॉप को कैसे उठा रहा है, तो कुछ तो उसके कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें क्या है, इसमें कुछ नेशनली दिख रहा है, बस एक ही है कि आर माधवन का जो कैरेक्टर है, मतलब
ऑब्वियसली बाकी जो सब रियल बेस्ड कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, आर माधवन का कैरेक्टर इंडियन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट चीफ के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। तो वो एक है कि वो एक कैरेक्टर पॉलिटिकली कनेक्ट होता है, जो बाकी मेन अदर रिमेनिंग मेन लीड से उनका क्या कनेक्शन है, ये क्या इनका इंटेंशन क्या बनता है कि उधर की एक्शन दिखाना, उधर की गैंग वॉर्स के बारे में बात करना, जो कि यहाँ पे कैसे कनेक्ट होके अफेक्ट करते हैं और उनके गैंग्स कैसे टेररिस्ट को ज्वाइन करके यहाँ पे अटैक्स करते हैं। यहाँ पे क्या सरकार क्या कैसी बातें चल रही है, कैसे बेहुदे बातें चल रही है। सिनेमा इज सब्जेक्टिव चूत एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? पहली तो बात मूवी में बताया गया है, ठीक है, मूवी इसने अगर पता नहीं भाई, मैंने मूवी 4 बार देखी, मेरे को रट्टा है मूवी। 3.5 घंटे की मूवी 4 बार देखना, इसने एक बार भी देखी कि नहीं देखी क्या पता, पर लास्ट में वो जिस हिसाब से बताते, लास्ट मैंने निकाल के रखी है वीडियो। हाँ ऑब्वियसली, मतलब मेरे को जो सीन्स पसंद आते हैं मैं थिएटर में उसको वीडियो निकालता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने वीडियो निकाल के रखी, उसमें बताया गया है कि जो रणवीर सिंह का यंग कैरेक्टर है जसप्रीत सिंह, वो उसके हाथ में बंदूक वगैरह है, वो किसी को मारने जा रहा है अकेले। तो कुछ तो उसके साथ हुआ था जिसके वजह से वो गुस्सा होकर उधर जाके उसने ये सब किया है। और फिर उसके फ्लैशबैक, स्टार्टिंग के फ्लैशबैक्स में भी दिखाया कि मिलिट्री की ट्रेनिंग, स्विमिंग पूल के अंदर जंप डाइव मारी है। फिर बाद में वो मिलिट्री की कुछ तो हो रहा था, फाइट वगैरह सब मॉक, मतलब ऐसे ही जो मिलिट्रीज में होता है कि प्रैक्टिस के लिए फाइट्स वगैरह की जाते हैं, तो वो दिखाया था, एक स्नीक पिक था। उससे क्या पता चलता है, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बैक स्टोरी तो है, ऑब्वियसली पार्ट 2 में बताया जाएगा अभी, पर जिस हिसाब से मेरी थ्योरी चल रही है, वो एक मिलिट्री ऑफिसर होगा जिसके साथ कुछ तो ट्रॉमा हुआ और फिर उसने गुस्से में आके अकेले में, वो ऑब्वियसली एक फौजी था ही, तो जो भी सिचुएशन था उसने अपने हाथ में लिया और फिर उसके आउटकम के लिए उसको अरेस्ट कर दिया गया। तो ऐसा होगा कुछ, ये बंदा उसको क्रिमिनल बोल दिया। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म है भाई, इसने कभी भी कोई भी स्पाई मूवी नहीं देखी है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को नॉलेज है, मैंने स्पाई मूवी से नॉलेज लिया, ठीक है, मैं इस सब में नहीं हूँ। और अगर जो भी होगा उसको भी पता होगा कि भाई अगर कोई देश किसी सामने वाले देश को बोल दे कि हाँ हमने स्पाई भेजे थे, ये हमारा बनता है, पता है क्या होगा, कितना बड़ा कांड हो सकता है। भाई रूल है, ये सारे देश में रहता है कि तुम अगर किसी जासूस को भेज रहे हो सामने वाले देश में और वो पकड़ा जाए, तो जासूस से भी डील की जाती है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके बाद तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। और ये इसके सबके बीच बोल रहा है कि एक देश दूसरे देश में जासूस भेजा हुआ एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप शायद कहोगे कि ये फिल्म ही तो है, फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की भी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में जाकर काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धुरंधर फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज फुटेज के साथ दिखाया जाता है। आतंकी और उनके हैंडलर्स की रियल लाइफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक इस्तेमाल की जाती है। इवन पाकिस्तान के शहर लायरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, बाबू डकैत, रहमान डकैत, उजैर, इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं। और पुलिस वाला चौधरी असलम भी रियल लाइफ में कैरेक्टर रहा है। शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट
इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आप ये 10 अगस्त 2009 की न्यूज देख सकते हो, जहां बताया गया है कि उसका एनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मजीद सरबाजी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में बताया कि रहमान डकैत को 3 फुट की दूरी से गोली मारी गई। फरवरी 2010 का ये डॉन का न्यूज आर्टिकल देखिए। रहमान की पत्नी ने एलेज किया कि ये एक फेक एनकाउंटर था और एसएसपी चौधरी असलम के खिलाफ एफआईआर ऑर्डर की गई। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम जरदारी साहब से भी अपील करते हैं कि इस केस के मुतालिक गौर करें और चौधरी असलम के खिलाफ एक्शन ले। तो अब क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती, और जानना तो छोड़िए, फिल्म में खोए हुए दर्शक इस बात पर गौर भी नहीं करते। इसी कारण से उनके लिए ये सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। आज जो तमाचा है इन लोग के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते आए। आज जो मूवीज बन रही है, चाहे आर्टिकल 370 बने, चाहे हक बने, और धुरंधर जैसी मूवीज ही सच है। रियलिटी बेस्ड है तो एजेंट को वहाँ ताली बजाने तो भेजेंगे नहीं, तो वॉयलेंस ही होगा। कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूंगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स होती हैं, लेकिन उनमें फिक्शन ऐड किया जाता है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई या दंगल की कहानी हो गई। एक मिनट, जिस हिसाब से इसने सब कुछ बताया, ये इसका कहना है कि रियल में कोई स्पाई नहीं था इस सब के बीच, क्योंकि रिपोर्ट्स में नहीं आया और फिल्म नहीं दिखाया कि स्पाई है। गॉट इट। इसका कहना है कि रहमान डकैत को, ठीक है, मैं सपोर्ट नहीं, मतलब मुझे नहीं पता हुआ है क्या नहीं हुआ है। आई थिंक इट्स फिक्शनल, या जो जिस हिसाब से आदित्य धर ने बताया, इंस्पायर फ्रॉम फिक्शनल इवेंट्स। पर मैटर ऑफ फैक्ट क्या है कि अगर कोई जासूस, अगर कोई खुफिया एजेंट कोई काम कर रहा है, उसका काम ही है ना वो कि खुफिया रहे बात। समझ रहे हो बात को? सीधी बात पे बोल देता हूँ, अगर वो जासूस है, वो स्पाई है, वो एजेंट है, वहां पे उसने कुछ काम किया है और इधर उसको और पूरी दुनिया को वो बखेड़ा पता नहीं है कि ये इसने किया है, तो वो भाई सबसे टॉप टियर का बंदा है अपने काम में, कि उसका एक भी भाई कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है अब आगे पीछे। उसने अपना काम निपटाया, बस उसका वही काम है कि वो काम करे और उसने वो किया, उसको क्रेडिट मतलब उसका नाम ही ना निकले बाहर। वही तो स्पाई रहता है। स्पाई की डेफिनेशन ही वही है कि खुफिया सा आदमी जहां पे जाके वो खुफिया काम करे। समझ रहे हो? खुफिया का मतलब समझ रहे हो? ये क्या बातें कर रहा है? मतलब ऐसा अब मेरे को लिटरली पता है क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि मैं किसी 5वीं फेल से बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ, कि उसको भाई रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे होता है मुन्ना। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं, वो चीजों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आदित्य धर जब ऐसा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ओके, अगर ये बात कर रहा है रियल और फैक्ट्स की, दंगल में, ठीक है, ये मैंने सुना है, ये फैक्ट कभी कही तो, दंगल में जो कोच था, ठीक है, जो जो गायत्री का कोच था, ठीक है, वहां पे दिखाया जो लास्ट में आमिर खान को वो कुछ बुलाता है और फिर रूम में बंद कर देता है, और फिर आमिर खान रूम में लॉक हो जाता है, वो मैच नहीं देख पाता। पता है क्या? तो और उसमें दिखाया कि कोच इज एन एविल गाय। पता है रियल लाइफ में वो कोच का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अच्छा है। उस कैरेक्टर को फिक्शनल बना के उन्होंने इविल बनाया, वो एक्चुअल में बुरा नहीं था। तो आप वैसे तो लोगों को भी लगेगा। और पता है भाग मिल्खा भाग में जो वो थी लेडी, फॉरेन की लेडी, जिसके वजह से मिल्खा सिंह रेस हार जाते, मतलब फरहान अख्तर, वो जो ओरिजिनल मिल्खा सिंह है, उन्होंने बताया कि ये सब पूरा डाला गया है, ये सब मेकर्स ने किया है। तो भाई मूवीज में ये सब होते रहता है। मूवीज में स्पाई ने कुछ क्या किया या नहीं किया, वो भाई फिक्शनल ऐड किया गया है, उसमें कुछ मोमेंट्स रियल लिए तो चलता है। अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है, क्योंकि अगर इस सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आप फिल्म से निकाल भी दोगे, तो भी उसके सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई अगर सवाल करेगा आदित्य धर से इस चीज को लेकर, तो वो कह देगा कि भाई ये तो फिक्शनल फिल्म है। और कोई पूछेगा कि अगर एक फिक्शनल फिल्म है तो इतने सारे रियल लाइफ इवेंट्स क्यों ऐड किए, तो वो कहेगा लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स फिल्म है। हो गई आपकी निंजा टेक्निक। सिनेमैटिक लिबर्टी नाम की कोई चीज होती है। Cinema is subjective truth.
ऐसे बहुत सारी मूवीज है जो कि फिक्शनल है बट रियल इवेंट्स पे बेस है। कोविड के जब कोविड आया था, कोविड के बाद भी बहुत सारे ऐसे फिक्शनल मूवीज बने थे, या फिर कभी कोई डिजास्टर या फिर कभी कोई नेचुरल कैलेमिटीज होती है कि अर्थक्वेक हो या फिर जो भी कुछ भी नेचुरल डिजास्टर होता है, तो फिर उसके ऊपर भी मूवीज बनती है कि यहाँ इस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये हम लोग इस टाइम पे हुआ इस पे हमने एक फिक्शनल मूवी बनाया। ब्रिटिश के टाइम के भी बहुत सारे फिक्शनल मूवीज बने जो कि एक्चुअल फुटेजेस यूज किए और एक्चुअल बात हो रही है। मैं वो मूवीज भूल गया हूँ, तो इसका मतलब वो नहीं है ना कि ये मूवीज को सीरियसली लिया जाए। सिनेमा इज सब्जेक्टिव चूते। इसी तरह फिल्म में दिखाया गया कि 26/11 हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। ये बात सच है। जैसे कि यूके के एक डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक RUSI का ये नवंबर 2009 का आर्टिकल देखिए। इसमें बताया है कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। पुलिस और कोस्ट गार्ड उन पर एक्शन नहीं ले सके। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास पुरानी बोल्ट राइफल्स थी। जो एलीट NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो अटैक के 10 घंटे बाद पहुंच सकी, जिससे लॉजिस्टिक्स की कमी दिखती है। ऊपर से उनके पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे और एक ऑपरेशन कमांड सेंटर की कमी थी। यानी यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा स्विफ्ट रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन की कमी भी देखी गई। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर ये हमला होने दिया? अगर आप ऐसा कहोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मोदी सरकार भी उस गद्दारी के कटघरे में आ जाएंगे। क्योंकि चाहे IC-814 का कांधार फ्लाइट हाईजैक हो, कारगिल वॉर हो, 2016 का उड़ी टेरर अटैक हो या 2019 का पुलवामा आतंकी हमला हो, इन सब के लिए भी इंटेलिजेंस पहले से ही मौजूद था। मुझ पर यकीन नहीं होता, इन रिपोर्ट्स को देखो। कांधार फ्लाइट हाईजैक को लेकर पहले से इनपुट थे जिन पर काम नहीं हो पाया, और जब प्लेन अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए उतरा वहां पर भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका। इसी हाईजैक के दौरान मसूद अजहर जैसे खतरनाक आतंकी को छोड़ा गया था। बाद में कई आतंकी हमलों में उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई, जैसे कि 2001 का JNK असेंबली अटैक, 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 का 26/11 अटैक, 2016 पठानकोट अटैक, 2019 पुलवामा अटैक और अब 2025 में रेड फोर्ट टेरर अटैक। इंडिया टुडे के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। उड़ी आर्मी इंस्टॉलेशन के टारगेट होने को लेकर स्पेसिफिक इनपुट्स मौजूद थे। IB ने आर्मी यूनिट्स को अलर्ट भी किया था, लेकिन फिर भी उड़ी टेरर अटैक हो गया। पुलवामा आतंकी हमले को देखिए। फ्रंट लाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने बताया था कि 2-3 नहीं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। कितने? 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स। चाहे इंटेलिजेंस फेलियर हो या इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद खराब कोऑर्डिनेशन हो या खराब प्लानिंग की वजह से चूक जाना हो, इन सभी फेलियर्स के लिए सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। और ये किसी भी नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि फर्ज है। ये सवाल लोग बीजेपी सरकार से भी पूछते हैं और पहले कांग्रेस सरकार से भी पूछते थे। हर तरफ आलोचना भी होती थी। लेकिन चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार, किसी के लिए भी ये कहना कि ये सरकार गद्दार है और जानबूझकर आतंकी हमला होने दे रही है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। अभी हाल ही में हुए रेड फोर्ट टेरर अटैक पर भी ऐसी अफवाहें उठाई जा रही थी कि अगले दिन इलेक्शन थी तो मोदी सरकार ने जानबूझकर करवाया होगा। मैंने अपने वीडियो में खुलकर कहा था कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही नहीं है। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह भी बहुत गलत है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर पूरी की पूरी फिल्म इस चीज पर बना दे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और फिर डायलॉग डाला जाए फिल्म में कि ये सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के तल। अगर ऐसा तो है ना, तो साउथ की फिल्में देखी मत। साउथ के कितने सारे फिल्म्स में बताया गया है, मतलब ऐसा बताते हैं कि जो सरकार है वही अपने लोगों के साथ गद्दारी कर रही रहती है। मतलब फिक्शनल मूवीज है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ डायलॉग्स, कुछ इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए रियल वर्ल्ड से उठाते इंस्पायर होके। साउथ के फिल्म्स है, स्पेशली तमिल फिल्म्स और स्पेशली शंकर के फिल्म्स, उसमें बहुत बार ऐसा बताया गया है कि तो भाई वो तो मत, इसने ऑब्वियसली वो मूवीज नहीं देखी होगी। उसमें पूरा ऐसा नहीं बताया गया है कि अपनी सरकार जो है, अपनी सरकार गद्दार है, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। मैं इस बात से भी एग्री नहीं करूंगा बिल्कुल भी। उस मूवी में ऐसा कोई डायलॉग नहीं है। उस मूवी में बस जो एक डायलॉग है कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है, सबसे पहला दुश्मन इंडिया खुद का ही है,
ठीक है, और ये रियल डायलॉग है जो कि यूज किया गया है रियल कैरेक्टर से, और इंस्पायर कैरेक्टर से भी वही बुलवाया गया है, पर इसके अलग मीनिंग्स निकलते हैं। जो यूपी का जो था माफिया, वो उसके बारे में बात कर रहे थे, ना कि इंडियन सरकार के बारे में। इंडियन सरकार को लेके इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मूवी याद कर ले साले, मूवी याद कर ले, तेरे को खींच के मूवी में लेके जाऊंगा। मूवी में अगर वो सीन को याद किया जाए तो यूपी के बारे में बात चल रही थी, यूपी के माफिया और उनके कैसे क्या क्या, वो अगर उनको जेल में भी डाला तो कैसे कम्युनल राइट्स के थ्रू ये वो बाहर आ सकते या फिर वगैरह वगैरह। तो इसको लेके उन्होंने बात की कि कैसे अपने लोग ही अपने देश के खिलाफ है, ना कि अपनी सरकार। मूवी ध्यान से देख ले। पे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था, वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूँ, मुझे बस अपनी आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। Großartige Inszenierung. Wer hat die gemacht? Wer hat das erfunden? Hitler und Speer haben das gemacht. Ganz alleine. Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts. Ich wusste gar nicht. Ich hatte keine Ahnung davon. Habe das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. Aber die Idee, dass ich da mitgewirkt habe, finde ich ja geradezu albern. मोदी के सत्ता से बाहर जाने के बाद देखना आदित्य धर भी ऐसे ही डायलॉग्स मारेगा। लेकिन सुजान सोनताग ने अपने आर्टिकल फैसिनेटिंग फैशिज्म में इस झूठ का पर्दाफाश किया था। उन्होंने इसका सबूत दिखाया कि मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे ये सब के बारे में पहले ही बता के रख रहा हूँ, मतलब बहुत बाद में बता रहा हूँ, पर ठीक है, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता ये क्या हिटलर की बात कर रहा है, किस फिल्म मेकर की बात कर रहा है। ऑल्दो हाँ ठीक है, मानता हूँ मेरे को नॉलेज होना चाहिए। मैं अलग टाइप की मूवीज देखता हूँ, बहुत कमर्शियल मूवीज देखता हूँ, मास मसाला मूवीज, पर ये सब के बारे में अगर मेरा कोई ओपिनियन मेरे को देना हो, भले ही मेरे को इसका कोई नॉलेज नहीं है। ये जो मूवीज है, ये मूवीज में दिखाया गया है कैरेक्टर, ठीक है, हिटलर जो है, हिटलर कैरेक्टर के देखो भाई, वही जो बात है वही वापस रिपीट। इंटेंशन, उसमें प्रॉपरली इंटेंशन दिखा है। उनका मेन गोल, मेन एजेंडा है कि कोई पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स को ठोकना। हिटलर के जो पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स थे, हिटलर के जो पॉलिटिकल बिलीफ्स थे, उसको ठोकना। यहाँ पे जो धुरंधर मूवी है, यहाँ पे आदित्य धर, उनका क्या इंटेंशन है, वो क्या बताना चाहते हैं अपने मूवी के थ्रू, किसके बारे में बताना चाहते हैं उस मूवी के थ्रू। जिस तरह से, मतलब मैंने जो 4 बार मूवी देखी है, जिस हिसाब से मैंने वो मूवी देखी है इतने बार, मेरे को नहीं लग रहा कि वो मूवी कोई बिलीफ फेंकना चाहती है मेरे पे। अनटिल एंड अनलेस वो आर माधवन के जो सीन्स थे, जो कि अचानक से ही ऑफ गए थे, मतलब अचानक से ऑफ गया था वो, जो बात जो मैंने एग्री की उसके हिसाब से। तो बाकी जो भी मूवी पूरी चल रही है, मैं बस हमजा के लिए रूट कर रहा हूँ और रहमान डके कि ये कैरेक्टर का क्या होगा जब ये आमने सामने भिड़ेंगे, ना कि मेरे को उसका कोई केयर था कि ये क्या बिलीफ फेंकना चाहती है मेरे ऊपर। और उसके बाजू में अगर हम इन मूवीज की बात किए जाए, मैंने वो मूवीज नहीं देखी है, पर जिस हिसाब से मेरे को पता चल रहा है, ये जिस हिसाब से हिटलर के मूवी, प्रोपेगेंडिक मूवीज के बारे में बात करता है, तो उनका जो मेन एजेंडा है कि इसका बिलीफ लोगों पे सरपास करना, तो वो सक्सेसफुली हो जाता है। एक बिलीफ जो रहता है वो सरपास होता है कि हाँ भाई, ये जो बंदा बोलना चाहता है, ये बंदा जो असलियत में बोल रहा था, ये बंदा का जो थॉट है, ये भाई कितना सही है, ये हमें फॉलो करना चाहिए। ये मूवी से पता चल रहा है कि इस कैरेक्टर का क्या थॉट था, क्या विजन है। पर इसमें हमें क्या पता चल रहा है धुरंधर में, ये इसमें पूरी भाई मूवी ही अलग है। इसमें थोड़ी ना हमजा बन के मैं जाके देश में जासूस बन, अलग देश का जासूस बन के कहीं और जाऊंगा। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? हमजा, जसप्रीत सिंह, रणवीर सिंह। तो मूवी के हिसाब से हमारा वो प्रोटैगनिस्ट बन रहा है, तो उसके बिलीव्स आने चाहिए हम पे, पर नहीं। और जिस हिसाब से ये जो मूवीज की अभी बात कर रहा है, उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट ही हिटलर है, ठीक है, तो उसके बिलीव्स ऑब्वियसली सरप्राइज होंगे, क्योंकि मेन प्रोटैगनिस्ट ही वही है। मूवी ही उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ही इंटेंशन से बनाई जा रही है, फिल्म मेकर जो वो बना रही है। अभी जैसे इसने कहा, वो फिल्म मेकर जो थी वो हिटलर की क्लोज थी, तो ऑब्वियसली वो हिटलर के जो थॉट्स थे वो उस फिल्म मेकर पे ऑलरेडी चढ़ गए थे।
अगर मैं कुछ अजीब वर्ड्स यूज कर रहा हूँ तो फिर ऑब्वियसली वो बिलीव करने लग गई थी, तो वो अपने थॉट्स उसके वो हो गए थे। उसने कभी किसी हिटलर के अगर प्रोपेगेंडा जो मूवीज है, मैंने वापस कोई वो मूवीज नहीं देखी है, पर अगर उसने कोई मूवीज बनाई है तो उस मूवीज में कोई और कैरेक्टर नहीं होगा प्रोटैगनिस्ट, उसके मूवीज में हिटलर ही प्रोटैगनिस्ट होगा। अभी ऐसी बात की जाए तो क्विंटन टेरेंटिनो की जो इंग्लोरियस बास्टर्ड्स थी उसमें भी तो था हिटलर, बट इंग्लोरियस बास्टर्ड्स का जो इंटेंशन था वो पूरा अलग था। वो मूवी ही किसी मूवी में कितने सारे मेन लीड्स थे, जस्ट लाइक धुरंधर। वो पूरे धुरंधर से मैं भाई कुछ डॉट्स कनेक्ट हो रहे, पर उसमें नहीं ऐसा लग रहा कि भाई वो कोई प्रोपेगेंडा मूवी है। उसमें क्विंटन टेरो अपना इंटेंशन, अपना विजन बताना चाहते, अपनी स्टोरी टेलिंग के हिसाब से, जिस हिसाब से ये बात कर रहा है। ऑब्वियसली इसका कोई हक नहीं बनता कि ये इस बारे में बात करे कि क्या फिल्म कैसे, क्या कौन से थॉट्स कैसे ये डाल रही है किसके ऊपर। सिनेमा इज सब्जेक्टिव चूते। कि कैसे लेनी हिटलर के तलवे चाटने वाली एक नाजी प्रोपेगेंडिस्ट थी। फिक्शनल फिल्मों में तो प्रोपेगेंडा था ही, लेकिन सुजान ने लेनी की डॉक्यूमेंट्रीज पर भी सवाल उठाया कि किस तरह उसने लो एंगल शॉट्स, मॉन्यूमेंटल फ्रेमिंग, ट्रैकिंग शॉट्स का इस्तेमाल करता। सी मूवी में हमें नहीं दिखाया गया है, मूवी में हमें यहाँ तक हमें मूवी में आर माधवन के ऐसे मल्टीपल शॉट्स नहीं दिखाए गए जिस हिसाब से हम आर माधवन से कनेक्ट कर सके। जिन लोगों को उनके जो ओरिजिनल कैरेक्टर है अजीत डोभाल, जिन लोगों को उनके बारे में पता है, मैंने भी उनके बारे में देखा है कि क्या क्या वो अपने ग्रेट वर्क्स किए, पर उनको वो कनेक्ट कर जाएंगे। पर कुछ लोग है यहाँ, मतलब है यार कि जिनको इन कैरेक्टर्स के बारे में जीरो नॉलेज है, तो फिर वो कैरेक्टर ऑब्वियसली इतना कम स्क्रीन टाइम है इसलिए कनेक्ट नहीं हुए होंगे। तो अजीत डोभाल के जो इंस्पायर जो कैरेक्टर है आर माधवन का, उसके भी इतने शॉट्स नहीं दिखाए गए। हमें मल्टीपल शॉट्स किसके दिखाए गए? रहमान डके, संजय दत्त का जो कैरेक्टर है एसपी चौधरी, इसका हीरोइन का बाप है जमील, स्पेशली हमजा के स्लो मोशन शॉट्स है। अभी मैं हमजा के लिए रूट करूं? हाँ ऑब्वियसली रूट तो करेंगे, पर हमजा के लिए मैं हमजा की थॉट्स लेने लगूं कि भाई हमजा कुछ तो बताना चाहता है, हमजा हम भी जासूस बनेंगे, या रणवीर सिंह, या वो देशभक्ति चढ़ गई है हम पे। ठीक है, मैं ये जो पूरी बात कर रहा हूँ वापस बता रहा हूँ, मैं फिल्म मेकर्स के पर्सपेक्टिव, एज अ फिल्म स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि कैसे कोई मूवी क्या बताने चाहती है। ये बोल रहा है कि ये मूवी पूरी प्रोपेगेंडा मूवी है, ये अपने बिलीव्स थोपने है, जैसे कि ये हिटलर की प्रोपेगेंडा मूवीज अपने बिलीव्स स्प्रेड करती थी। पर कैसे धुरंधर मूवी कोई बिलीव रखती नहीं है, उसमें देशभक्ति दिखाई है। सिनेमा इज सब्जेक्टिव चूते करते हुए नाजी फिगर्स को एक आकर्षक स्पेक्टिकल की तरह पेश किया। Da ist mir der Gedanke gekommen, wenn ich eine dieser Schienen, eine Rundschiene lege. ये बस कुछ इंटरव्यूज को देख के और कुछ मूवीज के सीन्स को निकाल के, जो कि ऑब्वियसली इसने खुद से नहीं निकाले और ऑब्वियसली इसने खुद से ये इंटरव्यूज नहीं देखे होंगे, इसके ऊपर टिप्पणी मार रहा है। Ist die Rede interessanter, als wenn ich sie von einem Standpunkt aufnehme. सच बात ये थी कि उसकी फिल्मिंग टेक्निक उसके प्रोपेगेंडा इंटेंशन के साथ 100% सिंक में थी। इसलिए ऋतिक रोशन जी, इस बात को समझिए कि आदित्य धर के प्रोपेगेंडा और फिल्म टेक्निक को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आदित्य धर कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का बवंडर चलाने वाला धुरंधर है। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक। सरकार को गद्दार डिक्लेयर किया, सरकार को गद्दार डिक्लेयर किया, कहाँ पे किया? मुझे एक सीन बताओ जहाँ पे बताया गया है सरकार के बारे में। सरकार में कुछ मिनिस्टर्स है जो कि ऐसा काम कर रहे हैं। सरकार वो जो सीन बताया था, ठीक है, पहले इसके देख लेते, फिर मैं उस पे आऊंगा, जरूर आऊंगा। अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूं। सुशांत सिन्हा जैसे जोकर बता रहे हैं कि ठीक है, आते अभी स्पॉइलर, ये पूरा सीन में समझाता हूँ। तो फिर खान एंड खनानीस, पाकिस्तान के जो लोग थे, अमीर लोग थे, उनका बिजनेस था कि वो डुप्लीकेट इंडियन करेंसी नोट्स बेच के यहाँ पे सर्कुलेट करते थे। वो
उसके जो इंडियन नोट्स के जो प्लेट्स थे वो दुबई में किसी इंडियन मिनिस्टर के द्वारा दिए गए थे, मिनिस्टर, ठीक है। और वो प्लेट्स लेके वो डुप्लीकेट मनी बना के नेपाल में देते और नेपाल से वो सर्कुलेट होके यूपी में जाता है, ठीक है। और यूपी में से वो पूरे और इंडिया में होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये सब इनसाइट्स दी जाती है आर माधव को, कैरेक्टर को। और फिर आर माधव की जो कैरेक्टर है वो कहते हैं कि हम ये बाहर नहीं ये कर सकते एक्सपोज, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कुछ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है और अगर हम ये बात को बाहर निकाल भी ले तो हम ही लोग ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। तो मेरी बात बता कि अगर मैं ब्लैकलिस्ट हो गया तो जितना इनसाइट मेरे पास मिला है जिसको मैं रख सकता हूँ वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि मेरी कोई पावर ही नहीं रहेगी, मेरी कोई पोजीशन नहीं रहेगी, मेरा कोई हक नहीं रहेगा कि मैं उसको कुछ करूँ, मैं उसको कुछ संभाल सकूँ। वो ऑब्वियसली किसी और के पास हैंड ओवर जाएगा। इससे अच्छा प्लान क्या है कि हाँ, टाइम आने पे मैं अपने पास रखता हूँ। ऑब्वियसली वो सीन जिस हिसाब से दिखाया गया, मैं वापस बोल रहा हूँ, वो थोड़ा ऑफ गया, पर वो सीन का सेंस बनता है। और उस सीन में एक भी बार माधवन ने बोला नहीं कि ये जो सरकार है ये गद्दार है, एक भी बार नहीं बोला। उनका बस कहना था कि कुछ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, हम ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। और फिर जो यूपी वाला जो सीन था कि उन्होंने बोला कि यूपी में फिर जैसे कि हमने पाकिस्तान में किसी को भेजा है तो यूपी में भी क्यों हम नहीं किसी को भेज सकते, या फिर यूपी में हम क्यों नहीं घुस सकते। तो वो ऑलरेडी था कि यूपी का जो था माफिया वो बहुत स्ट्रांग था। तो यहाँ पे बात निकलती है कि इंडिया का सबसे पहला दुश्मन तो खुद इंडियन से, सरकार की बात नहीं निकली, यहाँ पे यूपी की माफिया के बारे में बात चल रही है। वापस नोट डाउन, यूपी की माफिया की बात पे चली ये जो डायलॉग थी। मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मूवी में इन रियल लाइफ जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। मूवी में इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कहेगी जिसको ये घुमा फिरा के कुछ और बोला जा रहा है। इसीलिए जो वीडियोस नहीं जिन्होंने मूवी नहीं देखी उनको शायद से इस बारे में आइडिया नहीं होगा। तो ये कुछ भी बोले जा रहा है, बा 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 बा। इस इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के यानी से अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिख रही। लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार दोस्तों अपने दिमाग से कांग्रेस बीजेपी निकालकर सोचो, अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे? तो वही ना, अजय सान्याल का जो कैरेक्टर था उसका जो जूनियर था, ऑब्वियस उसने ये बात रखी कि हम इस पे कुछ क्यों नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली अजय सान्याल ने बताया कि हम कुछ करेंगे भी तो हम ही ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। और ब्लैकलिस्ट होने के बाद ऑब्वियसली अपना कॉमन सेंस तो लगा सकता है ना बहन के पकोड़े, कि कोई और आएगा तो वो मिनिस्टर अपने आदमी को रख के वो जो इनसाइड से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसके बाद फिर वो बात निकलेगी कि ये बात कहाँ से पता चली? ये बात पता चली क्योंकि अजय सान्याल ने वहां पे जासूस रखा है और वो हमजा मारा जाएगा, तो मूवी एंड हो जाएगी। ये तो मूवी क्यों नहीं स्टोरी को सोच रहा? तो क्यों नहीं स्टोरी के बारे में सोच रहा? मैं चिल्ला नहीं सकता, रात के बज रहे 11:15 और मैं बड़ी बड़ी चिल्ला रहा हूँ। क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से? और ये भी जितने ईमानदार ऑफिसर सीधे आपके अंडर आते हैं आप उनको लेकर कुछ तो करोगे ना। और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। सर इंटेल मिला है, इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा, बट अभी नहीं। ये इंटेल तब काम आएगी जब कल की अवतार चल लेगा, जब क्लाउड होंगे और बेनिफिट कर सकेंगे। सर यूपी के लिए यूपी की इंफॉर्मेशन संभाल कर रखो। यूपी में एक दिन आएगा जब विन डीजल जैसा दिखने वाला एक सीएम एक दिन आएगा। अब जब सैलरी, ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये थोड़ा ऑफ गया कि यूपी में कोई ना कोई आएगा, जब ऐसी कोई सरकार आएगी तो ऐसा वैसा, वो जो डायलॉग थे उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सकता था, पर
पता नहीं, मतलब वो जिस हिसाब से गया मैं भी उस पे एग्री नहीं करता, पर ठीक है मुझे वो थोड़ा सा ऑफ लगा, बस मुझे को उतना वो पसंद नहीं आया। ऐसा भी नहीं कि मैं डिसएग्री कर रहा हूँ कि ये क्यों था, ये तो पूरा गलत दिखाया, बस जिस हिसाब से एग्जीक्यूट किया गया वो पूरा ऑफ चला जाता है। लेनी चाहिए नहीं, सैलरी लेना नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुगर की कैलोरी हलवाई नुमा और ब्यूरोक्रेट की सैलरी बड़ी कसाई नुमा होती है। वैसे सैलरी से ये ऑब्वियसली ये भी जो डायलॉग है ये क्या कॉमेडी के हिसाब से, जिस हिसाब से मैं समझ रहा हूँ, ये कुछ ये इसका दिमाग ही अलग चलता है। ये इसका दिमाग ना पूरा ना कैसे बताओ, जर्मन शेफर्ड जो कुत्ते हैं ना उनसे भी ज्यादा स्लो है। जर्मन शेफर्ड के जो कुत्ते रहते हैं वो भाई जर्मन शेफर्ड के कुत्तों को अगर रखा जाए ना कि ये टेररिस्ट को पकड़ना है तो ये वो पकड़ते हैं, वो काटते भी है। ये जर्मन शेफर्ड के कुत्ते को रखेंगे ना तो फिर ये पहले अपने पे ही भौंकेगा, ये इस टाइप का है, ये पहले अपने पे ही भौंकेगा। याद आया कि फिल्म में जो भारत के सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे थे उनकी सैलरी कौन दे रहा था, क्योंकि इनके हिसाब से तो सरकार गद्दार थी। तो वो अबे यार देखिए मैं रियल लाइफ का नहीं जानता, रियल लाइफ के बहुत सारी चीजें होंगे कि जिसके बहुत सारे तरीके होंगे अपने स्पाइस को इनकम देने के। अगर मूवी में बात की जाए तो मूवी में उसको सैलरी की बात की जाए तो भाई वो रहमान डकैत के गैंग में है, ठीक है, वो रहमान डकैत के गैंग में है। वो महंगी बाइक उसको दी गई है, उसके पास बंडी है, बंडी का बाप मिनिस्टर है। अगर ये रियल लाइफ की बात कर रहा है तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इसके ऊपर, पर अगर ये मूवी की बात कर रहा है तो फिर इस ऑपरेशन धुरंधर को कंटिन्यू क्यों होने दे रही थी? कुछ तो सेंस होना चाहिए था ना यहाँ पर। क्यों कंटिन्यू होने दी? कमाल की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाने के बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है जो असल जिंदगी में आपने पहले भी सुना होगा, जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए। किसी डिफेंस ऑफिसर की वाइफ ने भी अगर ये कह दिया कि देश में एकता जरूरी है और किसी कम्युनिटी के खिलाफ ब्लैंकेट हेट्रेड मत फैलाओ तो लोग उनको भी गद्दार कहने लगे। आपको केवल इसलिए भी आता ये गलत है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ये आई एग्री ब्लैंकेट हेट्रेड मत फैलाओ तो लोग उनको भी गद्दार कहने लगे। आपको केवल इसलिए भी आतंकियों से जोड़ा जा सकता है क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से हैं। जैसे कि एक बीजेपी नेता ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी कैसी करवाई। देखो ये सब पॉलिटिकल बातें मैं मानता हूँ, ये इसमें जो है ये कुछ चीजें है जो कि हाँ मतलब गलत है अनफॉर्चुनेटली। यति नरसिंह आनंद ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी जिहादी कह दिया था। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। कुछ दिन पहले ही अजीत डोभाल की एक पुरानी सोशल मीडिया पर क्लिप तेजी से वायरल हुई। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर 11 साल पहले अपलोड हुआ था। 1.5 घंटे के इस वीडियो में जब आप 1 घंटे के आसपास देखते हो तो आपको वहां दिखेगा कि अजीत डोभाल परवेज मुशर्रफ के दिल्ली में हुए एक प्रेस कॉन्क्लेव के बारे में बताते हैं कि कैसे परवेज मुशर्रफ ने इंडिया के एक टॉप मौलाना से पूछा था कि क्या आप खुश हो, तो उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय मुस्लिम किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा खुश है। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। क्या आप अपने हालात से खुश हैं भारत में? उन्होंने कहा भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कहीं ज्यादा खुश हैं। आप अपने घर और अपने देश का ध्यान रखिए। You take care of your house. Don't bother about us. अजीत डोभाल कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, हमें उनका साथ चाहिए राष्ट्रीय मकसद के लिए, और ऐसे में वो किसी से भी ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। वो इतिहास में विलिंग पार्टनर्स रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। 1857 की क्रांति में हिंदू भी लड़े थे और मुस्लिम भी। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि ISI ने भारत में खुफिया कामों के लिए जितने अगेन इस सब का मूवी से क्या रिलेशन है मेरे को अभी भी नहीं समझता भाई। ये मूवी को किस एंगल में लेके जा रहा है? मूवीज
अभी मैं इसको क्या मूवीज के बारे में समझाऊं क्या, कि मतलब क्या मूवीज किस लिए बनाई जाती है। हाँ मतलब मैं मानता हूँ कुछ लोग रहते हैं जो मूवी को सीरियसली लेते हैं, वो इसकी तरह ही भेंट ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कुछ लोग रहते हैं जो कि मूवी को सीरियसली लेते हैं, ऐसा वैसा वो होते हैं, पर ये जो भड़का रहा है, ये जो मूवी की बातें कर रहा है, अब जो बदसलूकी की बातें कर रहा है, इसका उसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ये अभी जैसे मैं बीच में जाते जाते ऐसा स्लीप हो रहा था, ये स्लीप 100x हो रहा है। ये मतलब कुछ अलग ही बातें करने लग गया है भाई, ये कुछ और ही बात कर रहा है। धुरंधर रहेगी साइड, रुक जाओ, इसका ये कैसे कनेक्ट करेगा मेरे को देखना है। ने लोगों को भर्ती किया है, उसमें मुस्लिमों की तुलना में हिंदू अधिक रहे। The number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 से लेकर अब तक उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू आईएसआई के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। आज के दिन सभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से ये किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सदगमय। बार बार एक मिनट भाई, एक मिनट, मेरे को जरा सोचने दो। इसने मूवी देखी है या नहीं देखी है, मतलब ये बहुत सही जगह पे स्टॉप हुआ है। Let me just do this. हाँ, तो मैं बात कर रहा था मूवी का जो क्लाइमैक्स सीन है जहाँ पे मृत्यु मंत्र चल रहा है, अस्तमा जो था मंत्र, जो भी मूवी के क्लाइमैक्स में जो भी मंत्र चलता है, वहां पे जय हिंद क्यों बोला जाएगा? वो मूवी का सिचुएशन किस हिसाब से था, वो मूवी का जो एनवायरमेंट था वो कितना ये था, वो मूवी का जो मीनिंग था वो क्या था, वो जो सीन था मूवी सीन, वो जो सीन था उसका क्या मीनिंग था, ये प्रोपेगेंडा में लेके जा रहा है। वहां पे जय हिंद अगर प्ले होता तो वो प्रोपेगेंडा हो जाता, पर वो मूवी सीन के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से चल रही। वहां पे वो सीन को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं यार, अगर उस सीन को एक्सप्लेन करने, वही सीन के लिए पूरी मूवी बनी गई है गाइस। वो अभी देखो, मैं उसी सीन को एक्सप्लेन करने के लिए जाऊं ना तो मुझे तुम लोगों को पहले पूरी वो मूवी समझानी पड़ेगी, फिर जाके तुम लोगों को वो सीन समझ आएगा कि हाँ ये जो मंत्र था ये क्यों बजा यहाँ पे। और वहां पे जय हिंद कहाँ से, हॉस्पिटल में कहाँ पे हम जय हिंद बोलेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, या फिर वो बैकग्राउंड म्यूजिक में जय हिंद वो सीन में कैसे होगा? ये इसने मूवी नहीं देखी है, ये फिल्म में करके 1 मिनट में हैंग कर गया। मैं अगर डायरेक्टर रहता और मैं उस सीन में जय हिंद का गाना कैसे प्ले कर मतलब रखता। देखो मुझे ये बात तो पता थी कि ये जो वीडियो है इसमें बहुत कुछ गलत सलत बात की है, पर ये नहीं पता था कि ये बंदा मतलब मूवी नहीं देखी है, फिर जो मतलब इतना कुछ बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं पता मैं आगे और कैसे सहन कर पाऊंगा। मैं मेरा जो अंदर का फिल्म इंटरेस्टिक पर्सन है वो कंप्यूटर फोड़ने के लिए बोल रहा है।
फिल्म में आदित्य अभी धर ने रोक, ये अभी अस रोक। वर्सेस देम ऐसा का बोल रहा है। नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है। कहाँ से भाई, पूरी मूवी तो पाकिस्तान में है, वहां पे मुस्लिम लोग है, वहां पे वो मुस्लिम बंदी है उसकी, वहां पे वो मुस्लिम एसपी चौधरी है जो कि खुद एक अपने मुस्लिम माफिया गैंगस्टर को मारना चाहता है। हमजा, ठीक है, हमजा हिंदू कैरेक्टर है, जसप्रीत सिंह, उसको सच्चा प्यार हुआ है येलिना से जो कि पाकिस्तानी मुस्लिम है। हाँ, आई मीन वो उसका एक कार्ड था, अपने पट्टे की तरह वो यूज करता था, पर स्टिल वो उससे प्यार करता है। क्लियर आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसने मूवी कोई अलग ही देख के आया है, या अपना भवंडर बना रहा है, या फिर इसने मूवी नहीं देखी है। मैं श्योरिटी के साथ बोल रख रहा हूँ, क्योंकि ये जिस हिसाब से ये इसने दो चीजें फेंकी है, मंत्र और ये, इसके बारे में इसने मूवी नहीं देखी है। फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे। यहाँ साल 2007 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है। उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी। इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। जो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई नहीं देती। इसी तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है। आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल, तू भी तो भोग ही रहा है। डॉग विस्लिंग करके किसको तू मैनिपुलेट करना चाह रहा है? क्योंकि देखो, जिस हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ, मूवी में ऐसी कोई चीजें नहीं हुई है। इसने 2-3 चीजें बताई जो कि मूवी में बिल्कुल भी नहीं हो गई है, और ये अपने हिसाब से डॉग विस्लिंग करके ये कुत्ता कुछ भी भड़का रहा है, और बीच बीच में ये कुछ अलग ही एंगल पे चले जाता है। ये डॉग विस्लिंग नहीं है तो क्या है? इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है। आम जनता को ही कर रहा है, वो टू ही कर रहा शायद है। उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं उन तक ये पॉलिटिकल मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में नॉनसेंस बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर करती हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ सटल डॉग विस्लिंग की, हिंदुस्तानियों को देश का दुश्मन बताया, लेकिन फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक एक मिनट, विस्लिंग की। अगर वो बंदा येलेना जो कि एक उधर की ही जमील, जो कि उधर का एमएलए है, एमएलए या फिर एमए जो भी है, उसकी बेटी है, और वो उससे प्यार कर रहा है, उसके साथ इश्क लड़ा रहा है, उसके साथ गाने गा रहा है, तो फिर वो हेट्रेड कैसे हुआ? एसपी चौधरी पुलिस ऑफिसर वहाँ के क्राइम्स को कम करना चाह रहा है। अलग बात है, वो भी थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है, और उसका मेन मोटो भी ये ईगो की वजह से कि उसको एक क्रिमिनल को मारना है, क्योंकि ऑन ऑल द वे वो जस्टिस ही करे। और जस्टिस, वो अगर रहमान डकैत को मारना चाहता तो वो अलग धंधे करके भी कर सकता था, पर नहीं, वो उसको पावर चाहिए था जस्टिस का। ठीक है, वो गेयर कैरेक्टर है, मैं मानता हूँ, पर स्टिल उसको उस हिसाब से दिखाया है, वो भी एक गुड एंगल में ही आता है। भले ही वो अब एक सेकेंड पार्ट में मुझे पता नहीं विलन भी बन सकता है, पर हाँ, ये कैसे ये दिखा रहा है उनके खिलाफ। हाँ, मैं ज्यादा इस पे बोलना नहीं चाहता। हिंदुस्तानियों को देश का दुश्मन बताया, लेकिन फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 अटैक वाला। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है। उन्हें डायलॉग दिया गया कि भारत का रिएक्शन फुस रहा, अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा। आदित्य धर से मैं देखो, ये बहुत पॉलिटिकल बातें, मैं इसको बीच में नहीं लाऊंगा। सबको ही पता है क्या हुआ था और क्या कैसे। अगर तुम किसी को दिखा रहे हो जो कि किसी का दुश्मन है, उसको तो तुम दुश्मन की तारीफ तो करते हुए नहीं दिखाओगे। मैंने तो तेरे को मार दिया पर तू ब्रेवरी के साथ खड़ा रहा, या फिर हाँ तू मेरा दुश्मन है, तू सबसे अच्छा आदमी है। दुश्मन है यार, दुश्मन को गैंग को दिखा रहे तो वो बोलेंगे ही ना। ये वापस बहुत सही पॉइंट पे रुका है। ठीक है, उसमें ऐसा सीन है कि वापस स्पॉयलर्स, रणवीर सिंह की शादी हुई है, हमजा की शादी हुई है येलिना से। उनकी शादी में इनकी जो आईएसआई का जो मेजर है इकबाल, वो भी है, खनानी से रहमान डकैत है, उसका भाई उजैर भी है, और रणवीर सिंह के कैरेक्टर को छोड़ के जितने भी लोग हैं, वो लोग इंडिया को
गलत सुलट बोल रहे थे हमारे देश को, क्योंकि क्योंकि वो मूवी देखो, ठीक है, तो फिर कैसे फिर मतलब वो दुश्मन है वो, तुम कहाँ से सोचोगे कि बाहर का टेररिस्ट हमारे बारे में तारीफ करेगा हमारे ऊपर अटैक करके, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि इसने मूवी नहीं देखी है। पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर, तुकाराम ओंबले, इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। ये जो थे एएसआई तुकाराम ओंबले, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए। उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे जाकर अजमल कसाब की बंदूक पकड़ ली। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कोलीग संजय गोविलकर ने कहा था, याला मारू नको, हाँ एविडेंस आहे, यानी इसे मारना मत, ये एविडेंस है। क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सका, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सका, भारत का केस मजबूत हुआ। लेकिन आदित्य धर को पाकिस्तानियों के मुंह से अपने ही देश का मजाक उड़वाना है। पहले भी एक वीडियो देख भाई, मूवी में ये दिखाया जा सकता है कि सेकंड पार्ट में, क्योंकि मूवी में अब तक वो पॉइंट नहीं आया है कि जो कसाब है उसका कुछ क्या हुआ है आगे, वो कुछ नहीं बताया, क्योंकि मूवी में अभी वो पॉइंट नहीं आया है। जो जिस हिसाब से मूवी की स्टोरी टेलिंग चल रही है, हमारा फोकस रहमान डकैत पे है। मूवी का बस वो एक इवेंट है, मूवी का इवेंट जिस हिसाब से, जिसके वजह से कैरेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो कैरेक्टर का क्या उस इवेंट के वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उस पे वो एक्शन क्या लेता है, वैसा रहता है। तो उसके ऊपर तुम वो चीज रिलेवेंट नहीं करेगी। अगर दिखा भी दी, चलो दिखा सकते थे, मानता हूं, दिखा भी दी तो वो स्क्रीन टाइम बढ़ाएगी और ऑब्वियसली उसका कोई ये नहीं होगा, रिलेवेंट नहीं होगा। मानता हूं बहुत बड़ी चीज है, मैं मानता हूं बहुत बड़ी चीज है, ये सबको नोटिस करना चाहिए। पर अगर मैं फिल्म के बारे में सोचूं, मैं पूरा प्रैक्टिकली फिल्म मेकर के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, ये सीन भी ऐड कर देते, ये मेरे स्क्रिप्ट पे कैसे रिलेवेंट कर रहा है। मेरी स्क्रिप्ट किसके ऊपर है? एक जासूस के ऊपर। वो उस जासूस का वो बस एक इवेंट है। वो भी पता है, वो जो रेड वाला जो दिखाया है स्क्रीन, वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा, उसको भी कट डाउन करके दिखाया है। ये भी अगर ये मूवी एक पार्ट में बनती ना तो उसको भी कट कर देते ये लोग, वो नहीं दिखाते रेड कर, पर वो है तो फिर चलो डाल दिया थोड़ा, पूरा नहीं दिखाया है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो फिर ये दिखाता है कि मूवी का इंटेंशन क्या है, मूवी कहाँ पे फोकस करना चाहती है। मूवी का कैरेक्टर पे फोकस था, वो कैरेक्टर पे कैसे इम्पैक्ट, वो कैरेक्टर के लिए वो इवेंट कैसे इंपॉर्टेंट है। और अगर ठीक है, ये रियल लाइफ की बात हुई तुकाराम ओंबले इनके बारे में, जो इसने बात की इनके बारे में, पर जो मूवी बता रही है वो जासूस के बारे में, तो वो जासूस के बारे में बताएगी ना, वो जासूस के बारे में बताएगी, उनके बारे में बताएगी। वो अगर ये इवेंट के इस साइड की बात कर रहा है तो इवेंट के उस साइड की भी तो बातें पता होनी चाहिए। ये किसको पता नहीं थी कि वहां पे क्या चल रहा है। अगेन ये थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है, मतलब रियल लाइफ इवेंट्स आ रहे, पर स्टिल मतलब अगर ये बताना चाह रहा है कि ये इवेंट का इस साइड की बातें नहीं बताई, पर इवेंट की उस साइड पे क्या बातें चल रही है, इवेंट की उस साइड की हमारे जो लोग हैं जो कि वहां पे गए एज अ स्पाई, उनके बारे में उनको कैसे फील हो रहा है वो भी तो पता चलना चाहिए। वो जो टेररिस्ट है उनके बारे में पता चले, वो गैंग है उनको कौन सपोर्ट कर रहा था उनके बारे में वो भी तो है, वो अलग साइड भी तो है। ये एक तो एक पकड़ के बैठा है। वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से गोदी इकोसिस्टम के चुचुंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल इमेज को डाउन करते रहे। फिर उसके बाद उसने मारा भी तो, अभी जो रहमान
डकेट को जो लास्ट वाला क्लाइमेक्स था फाइट वाला, जब आपस में भिड़े थे, रणवीर सिंह मार खा रहा था, जो हमजा का कैरेक्टर मार खा रहा था, क्योंकि था वो ओवर पावर था रहमान डकेट। पर रणवीर सिंह जब गिरा तो रणवीर सिंह को याद दिलाया कि रहमान डकेट भी इस टेररिस्ट में था शामिल, मतलब रहमान डकेट ने ही ये गन सप्लाई किए थे और वो इवेंट देख के वो खुश हो रहा था। तो वो दिखाया गया कि नहीं, मतलब गलत है। तो रणवीर सिंह ने उसका बदला लिया, उसने उस इवेंट का बदला लिया कि तूने हमारे देश में दिन दहाड़े, मेरे को गुस्बम्स आ रहे यार, उसका वो डायलॉग था ना फ्रीज के ऊपर, उसका एक साइड दिखाया था, उसने डायलॉग क्या भारे वाला, ये सब जो सेलिब्रेशन थे ही कर रहे थे, इन तीनों को मारूंगा भाई, अभी भी गुस्बम्स आ रहे, मेरे को ठीक से बोलने नहीं आ रहा। तो वो कैरेक्टर को भी तो दिखा रहे कि भाई उसने भी तो बदला लिया। कहाँ पे जस्टिफाई किया जा रहा है कि भाई हमारे देश पे अटैक हुआ है तो हमारे देश को गाली दो, कहाँ से जस्टिफाई नहीं। विलन को तुम विलन की तरह ही दिखाओगे ना, और हीरो ने काम किया ना अपना, ये हीरो ने बदला ले लिया, क्या ठीक है आगे बढ़ते। वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। बॉलीवुड एक्टर्स भी यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, हमें थोड़ी कोई दिमाग लगाना है, हमसे जो करने को कहा जाएगा हम वो करेंगे। इसलिए कभी ये लोग बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, कभी पान मसाला को प्रमोट करते हैं, तो कभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे देश में जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। मुझे कुछ इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को मूवी पसंद आई है, जो कि सभी लोगों को पसंद आई है, वो इस बात पे केयर ही नहीं करेंगे कि एक्टर्स का क्या था। हमें ऑब्वियसली पता चल रहा है एक्टर्स के क्या मोटिव थे, एक्टर्स किस हिसाब से गए थे। कोई किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी केस में किसी एक्टर का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। सब एज अ फिल्म मेकर, एज अ फिल्म इंटरेस्टिंग पर्सन की तरह गए थे। हो सकता है डायरेक्टर का कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो अपनी स्टोरी को लेके, और जो एक्टर्स थे, एक्टर्स को स्टोरी में जो क्या दमदार है, ऑडियंस के बारे में सोचते। एक्टर्स हमेशा अपने स्क्रिप्ट और ऑडियंस के बारे में सोचते। कुछ एक्टर्स हाँ जो इन्वॉल्व रहते हैं स्टोरी, स्क्रिप्ट वगैरह ऐसे विजन्स के साथ, पर भाड़े के टट्टू को क्या बात कर रहा है तू। अगर एक्टर्स किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी कर रहे तो गवर्नमेंट को वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बैन नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये पूरा अलग मुद्दा में भी अलग एंगल पे निकल जाऊंगा। ये भाई बहुत ये भाड़े का टट्टू भाई, ये जर्मन शेफर्ड कि किस बात को किस एंगल पे लेके जाना है बात कर, बहुत अच्छी तरीके से यूज करे, बहुत अच्छी तरीके से। एक्टर्स ने अपना काम बहुत बखूबी निभाया। मुझे इस पे कुछ कमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन। रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी माँ को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है क्या? इससे पहले भी मैंने ऐसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में, जहां पर गैंगस्टर्स को बड़ा कूल दिखाया जाता है, वो गाने गाते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में ऑलमोस्ट एक हीरो की तरह दिखाया जाता है उन्हें। आदित्य धर ने यहाँ पर ना सिर्फ रहमान डकैत, तभी जोकर के बारे में सुना है, डीसी के जोकर, मार्वल का भाई। फिर तो ये डूम्सडे को क्या बोलेगा? अवेंजर्स डूम्सडे पे आने के बाद तो आरडीसी को जिस हिसाब से स्क्रीन टाइम और स्क्रीन पे दिया जाएगा, ये तो भाई बोल देगा कि आरडीसी भाई ऐसा क्यों, ये तो विलन है, ये तो दुनिया को खत्म करना चाहता है, इतना स्टाइलाइज क्यों दिखाया है। जोकर भाई, जोकर को क्यों इतना हाईलाइट किया जाता है? जोकर तो सब लोगों को मारता है, क्राइम्स करता है, उसने हॉस्पिटल फोड़ा है मूवी में, तो उसको स्टाइलाइज दिखा के क्यों दिखाया कि हॉस्पिटल को ऐसे फोड़ा करके ड्रोन शॉट वगैरह के साथ।
अबे मूवी में अगर मूवी का ये मेरा मोटो है, ये मेरा मोटो है। मूवी में जब तक तुम्हारा विलन स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारा हीरो यूजलेस है। अगर तुम्हारा विलन स्ट्रांग नहीं है, विलन जितना स्ट्रांग रहेगा, हीरो पे उतना प्रेशर रहेगा और मूवी उतनी इंटरेस्टिंग रहेगी। अगर तुम अपने विलन को ही ऐसे दिखाओगे कि हाँ ठीक है, ये तो ये सब करता है, ये तो वो सब करता है, इसको तो मारना बहुत इजी है, चल, नहीं यार, वहां पे स्टोरी ही थी। मतलब रहमान डकैत को अगर ग्लोरीफाई किया जा रहा है तो फिर उसके बुरे एस्पेक्ट्स भी तो दिखाए जा रहे हैं। हाँ, मतलब ये मैं बात मानता हूँ कि लास्ट तक आते हैं, हम लास्ट में रहमान डकैत को रूट करते हैं, और यहाँ पे एक्टर्स वर्शिप भी रहती है। भाई अक्षय खन्ना प्ले कर रहा है, एक एक्टर वर्शिप की भी नाम की कोई चीज करती है। ऑब्वियसली अगर एसपी चौधरी को कोई अलग एक्टर प्ले करता तो उतना स्वैग नहीं रहता जितना संजय दत्त के साथ आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सारे मेन लीड्स थे। रहमान डकैत, वापस अगर मेरी पिछली बात को लिया जाए, जब रहमान डकैत ने रणवीर सिंह को मारा, तो फिर जब रणवीर सिंह नीचे गिरा था, तो फिर उसको जब फ्लैशबैक्स आते हैं कि रहमान डकैत वो इवेंट पे 26/11 के इवेंट पे खुशी मना रहा था ISI इकबाल वगैरह इनके साथ, तो फिर वो जब याद आता है तो फिर वो उनको मारता है। वो हमें भी है, वो फ्लैशबैक एक तरह से ऑडियंस के लिए भी डाला है कि और मैंने जैसे कि कहा कि लास्ट तक आके हम रूट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक्टर भी वेल नोन फेमस एक्टर, लेजेंडरी एक्टर प्ले कर रहा है, और वो कैरेक्टर से हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो लगता है। तो फिर वो एक तमाचा रियलिटी चेक मारने के लिए कि भाई तुम्हारा जो कैरेक्टर, तुम जिस एक्टर को रूट कर रहे हो उसने बुरा काम किया है, वो एक एक्चुअल स्टोरी में विलन है, तो वो एक्सपेक्ट दिखा के हमने उसको मार दिया। देखो, मैं एक्सप्लेनेशन पे बैड हूँ, मेरा जो रिएक्शन है वो पूरा इमोशनली समझ जाओ, ठीक है? ये मैं बराबर पॉइंट पे कैसे रोकता हूँ यार इसको, ये बहुत फनी दिख रहा है ये। आई होप तुम लोग मेरी बात को समझ रहे हो। को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया, बल्कि उसके वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है, कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। एक मिनट, मेरे ईयरफोन में कोई डिफॉल्ट है क्या? वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है, कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। क्या इसने अभी बर्फ कहा? क्या इसने अभी बर्फ कहा? आई एम डन भाई, आई एम डन विथ दिस शिट। ये बर्फ में, ये देखो, मैंने 4 पॉइंट रखे थे क्यों इसने मूवी नहीं देखी है, ऐसा मेरा डाउट, पर मेरा डाउट अब जाके क्लियर हुआ। एक मिनट, बर्फ में, कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में। किलिंग सीन बर्फ में, मैंने मूवी 4 बार देखी है। मैं वीडियो खत्म कैसे करूंगी, क्योंकि मैं लिटरली बच्चे से बात कर रहा था, उस बच्चे को कोई इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। इसने बस AI से प्रॉम्प्ट डाले, इंफॉर्मेशन निकाल के लिए और भड़ बोलते गया है। ये मैं जो भी अब तक बोला हूँ, जो भी अब तक किया हूँ, मैं एक AI से लड़ रहा था, मैं अभी एक AI से आर्ग्यू कर रहा था। आई जस्ट कांट बिलीव, मैं ये क्या है।
मैंने अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी इस पे। सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। डांस कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि Cause it's just fun, it's just fun, German Shepherd dog, ये सीन तेरे को पता? Cause it's just fun. Cause I like it. अरे यार, Why the need for so much gruesome graphic violence? Why not let us imagine Because a little it's so of it? much fun, Jan. Get Really? it? Oh, really? Okay, I'd like to see you walk down the street and get attacked by some kids who've just seen your movie. But you saw me. See, Jan, you're all messed up Okay. because you're talking about real life. Oh, and I'm I see. talking And kids about at the 12, movies. You got to kids get at it 12. straight. तू फ्रस्ट्रेट कर रहा है मुझे, तू अपने पागलपंती से स्लैश चूटियापंती से मेरे को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। उसका क्या? मैं वॉयलेंस देख के खुश होता हूँ, इसका मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हूँ अपनी लाइफ से? ब्रो, मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल सक रहा हूँ, मेरे अच्छे लोग हैं मेरे अराउंड। मेरी लाइफ में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, आई एम ऑल गुड। मैं कैसे वॉयलेंस से ये करूं? अब सबके अपने अपने ऑडियंस रहती है, सबके अपने अपने डिमांड रहती है, एक एस्केपिज्म रहता है। मैं इसको देख के ना मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये चीज मैं फेंक दूंगा। इसके बाद आदित्य धर को भी समझ आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट, लोगों के अंदर फिल्म के सक्सेस के बाद आदित्य धर को भी समझ आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट टेररिस्ट्स, जिन्होंने हमारे इतने लोगों को, मासूम लोगों को मारा है, उनके खिलाफ फ्रस्ट्रेशन बराबर नहीं है। कुछ वायलेंट सीन्स है जो कि अपने ऊपर भी है, जैसे कि एंट्री सीन पे हमारे कुछ लोग को मारा गया है जो कि टेररिस्ट मारते हैं। पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ है तो एक लेडी कांस्टेबल थी, उनको जब वो हाईजैक वाला था इवेंट ओपनिंग सीन पे, उस हाईजैक के टाइम पे बस एक ही कोई मारा गया था इन रियल एंड इन मूवी भी। वो जो सीन है वो देख के भी अभी भी बहुत ये लगता है। तो वो सीन रियल लाइफ में नहीं हुए कभी, रियल लाइफ में भी तो ऐसे हुए। अगेन फिसल रहा हूँ मैं, वापस फिसल रहा हूँ, पर वो रियल लाइफ में हुए इसलिए तो दिखा रहे। इसमें केस कहाँ पे किसी आदमी का फ्रस्ट्रेशन नहीं, मतलब क्या बात कर रहे हो यार? अगर ये जो काम जो कर रहे लोग, अगर इनको हम उतने वायलेंटली मारे, तो लेके जाना उनके सामने सफेद झंडा। ठीक है, मैं वापस फिसल गया। वही के एक्सपेक्ट से बात करते तो है, वो सब्जेक्टिव से लोगों को कोई जॉनर पसंद नहीं आता, तो कोई लोगों को वो जॉनर पसंद आता है, तो वो उस पे बहस करने का कोई ये नहीं है। पर ये बंदा उसके ऊपर बहस करते रहेगा, इसको वो पसंद नहीं है तो जस्ट बिकॉज इसको पसंद नहीं है तो वो किसी को पसंद नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके मॉरल वैल्यूज ये हो क्या 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 बात। सिनेमा इज सब्जेक्टिव चूते। नहीं भाई, ऐसा नहीं। एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का खूब ख्याल रखा है। हर थोड़ी देर में अलग अलग तरीकों से खून बरसता है स्क्रीन पर। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर तुम गैंग्स को दिखा रहे हो, अगर ठीक है, मैंने किसी रोमांटिक अलग एग्जांपल रखते, मैं एक रोमांटिक फिल्म को दिखा रहा हूँ, उसमें दो कपल्स है। ठीक है, एक आई मीन दो कपल्स मतलब एक कपल है, दो हीरो हीरोइन, एक हीरो हीरोइन है, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं अभी क्या दिखाऊंगा उनको? रोमांटिक रोमांस के नाम पे झगड़ते हुए दिखाऊंगा या रोमांस करते हुए दिखाऊंगा?
झगड़ते हुए दिखाऊंगा। ऑब्वियसली किसिंग सीन रखूंगा, हक एक दूसरे को कर दे, गिफ्ट दे रहे, ये दिखाऊंगा ना, जो कि रोमांस का सिंबल्स जो भी है। अगर मैं गैंग को दिखा रहा हूँ एक्शन थ्रिलर के नाम पे, तो गैंग के जो लोग हैं एक दूसरे को चूमेंगे तो नहीं, एक दूसरे को हक करेंगे, चूमेंगे, चाटेंगे। गैंग है वो, ऑब्वियसली खून खराबा करना उनका काम है, क्राइम करना उनका काम है। गैंगस्टर्स मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इससे जो मूवी में होता है उससे बदतर चीजें ओरिजिनल में होता है। अभी ये तो खुद ही बोल रहा था ना रेमान डकिन ने क्या क्या काम किए, जिस हिसाब में मूवी में दिखाया वो तो बहुत कम है। इसको तो शुक्र मनानी चाहिए, वरना ये तो भाई ऑब्वियसली इसने तो मूवी ही नहीं देखी है यार। मैं वापस तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर। तू बटी बोल भाई, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में बटी बोल कर दो। एनिमल फिल्म जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिक्स। एनिमल भी नहीं देखी होगी, क्योंकि पता है मेरा पर्सनल ओपिनियन, मतलब अनपॉपुलर ओपिनियन, एनिमल में वॉयलेंस इतना खास नहीं था। ओके, एनिमल में वॉयलेंस इतना खास नहीं था। उसकी स्टोरी डार्क थी, उसकी स्टोरी डार्क है आई में, पर वॉयलेंस इतना कुछ नहीं था। और ब्लड बाथ था, पूरा ब्लड बाथ था। पर वॉयलेंस जिस हिसाब से धुरंधर में वो हेड स्मैश दिखाया है, और वो जो ट्रेलर का जो ओपनिंग सीन था वो ऐसा बोल बेटा बोल, वो जो था उस हिसाब का वॉयलेंस नहीं है एनिमल। तो फिर भाई वॉयलेंस की बात तो तू कर ही मत। सिनेमा इज सब्जेक्टिव चूते। ठीक है, प्रोपेगेंडा। धुरंधर की स्क्रिप्ट तैयार है। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज करना, लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू डिसेंसिटाइज करते हैं लोग। वो अलग जॉनर की मूवी है, वो अलग है। ये कमर्शियल है, मास मसाला और सटल है। उसके आमिर खान के एंट्री पे सटल एंट्री थी, पर उस पे कोई आमिर खान का वर्शिप नहीं था, उसमें कोई कैरेक्टर वर्शिप नहीं था। शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है उसका कोई कैरेक्टर वर्शिप नहीं था, या फिर एक्टर वर्शिप नहीं था। भाई उसको स्वैगर दिखा रहा है, या फिर ये वगैरह। सिनेमा इज सब्जेक्टिव चूते। ये वापस फनी पॉइंट पे रुका है। मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। अपने ही देश का मजाक उड़वाते हैं। अगर आप लोगों को वाकई कोई देशभक्ति वाली फिल्में देखनी है तो बहुत सी अच्छी फिल्में हैं। प्रहार, बॉर्डर, राजी, 1971, सरफरोश, सैम बहादुर, पिप्पा, नीरजा, स्वदेश, चक दे इंडिया। आप बताओ नीचे कमेंट्स में लिखकर दोस्तों आपकी फेवरेट पेट्रियोटिक फिल्म कौन सी है। आखिर में मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लगे। ये सारी फिल्म्स अच्छी है, ठीक है। मैं इसके बारे में कुछ, मैंने बस एक डिफरेंस बताया दोनों के, कि मूवीज का और धुरंधर के मूवी का। बाकी मैंने भी ये सारी मूवीज लगातार बहुत बार देखी है। किसी आगे चलकर वही होने वाली है जो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल की थी। बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था, अपना काम कर रहा था जो देश। तूने मूवी देखी है क्या? मेरा पहले ये सवाल है, तूने मूवी देखी है क्या? की हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाँ जो AI प्रॉम्प्ट बता रहा था उसके अकॉर्डिंग में चल रहा था कभी खुद। लेकिन अभी ये यहाँ पे कहाँ पे आया ये क्या? आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुक। एक मैं कट करूंगा। कि सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? जरा सोचकर देखना इस बारे में। आई एम डन। मेरे आंखों पे नींद दिख रही तुम लोगों को। इसने 1.5-2 घंटा मेरा खराब करके रखा है। मैंने 2 घंटे तक बस इसके साथ मैंने ये जिस हिसाब से भौंक रहा था मैं भी भौंकने लग गया। मेरे को तो अभी वही लग रहा है, मैं भी भौंक ही रहा था, क्योंकि बंदे ने मूवी देखी ही नहीं है। मूवी देख, मैं क्या बोलूं,
मैं क्या बोलूं, बस अभी इतना ही बोलना चाहता था। जो इसने पॉइंट फिल्म के अगेंस्ट उठाया है, अगेन फिल्म के अगेंस्ट, उसके रियल लाइफ के बारे में उसने वो क्या बोला है क्या नहीं बोला है, आई डोंट केयर। उसने फिल्म को जो बैकलैश किए, मैं उसके बारे में बात करना चाहता था। और बस अगर मैंने गलती से कहीं यहाँ वहाँ रियल लाइफ की बात को लेके कुछ गलत सलत बोला हो तो माफ़ी, क्षमा, और माइंड मत करना। मतलब हो गया, मुझे बस फिल्म के बारे में बात करना था। और भाई 4 बार फिल्म देखी है, मुझे लग रहा है और 2 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म में बर्फ की फाइट कहाँ पे हुई थी वो तो मुझे भी देखना है। ये कौन सा फाइट था भाई? रहमान डकेट वर्सेस हमजा अली मजारी, बर्फ की फाइट देखने में मजा आएगा। तो पार्ट 2 में है क्या? ये पार्ट 2 की क्लिप इसको ही चली गई क्या? पता नहीं। चलो, तो वीडियो को लाइक करना प्लीज यार, लाइक कर देना। और अगर वीडियो को लाइक कर ही दिया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। 2 चैनल दिख रहे होंगे, हाँ 2 चैनल दिख रहे होंगे। तो फिर क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं सोच रहा था कि इसको एक फिल्म पर्सपेक्टिव के एनालिसिस पे रखूं, पर जिस हिसाब से वीडियो चली गई है आई थिंक सो इसको रोस्ट पे भी डालना पड़ेगा। तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। कर सकते हो यार, कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और कमेंट करना फिर, जो गालियां भरनी हो तो भाई ऐसा वगैरह कुछ करना मत, ठीक है? मैं ये इसको नहीं प्रमोट करूंगा कि मेरे भाई से तुम जाके उसको हेटर फैलाओ। तुम लोगों के ऊपर है वो, मैं नहीं बोलूँ वो एनकरेज करूंगा। बट और कुछ अगर कुछ होना हो तो मेरे को गाली देनी हो तो, या फिर जो भी तुम लोगों को कुछ पसंद आया तो फिर नीचे कमेंट करना। अगर कुछ फनी मोमेंट क्या, कोई तुम लोगों को भी कोई ऐसा कोई मोमेंट हो तो फिर टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कर देना। तो बस फिर मंडई चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।